आप में से बहुत लोग आज की तारीख में एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर बहुत सारे लोगों ने डेटा साइंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज़ है कि उनको डेटा साइंस कैसे सीखना है और किस तरीके से एक जॉब को क्रैक करना है। तो मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा कि अगर 2026 में मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मैं किस रोड मैप को फ़ॉलो करूँगा, किस तरह से स्टडी करूँगा, एक रूटीन बनाऊँगा और क्या-क्या चीज़ें करूँगा जिससे कि मुझे 4 से 5 महीने के अंदर मेरा डेटा साइंस भी कंप्लीट हो जाए और मुझे एक जॉब भी मिल जाए। लेकिन मेरी डेटा साइंस की अप्रोच को बताने से पहले मैं एक कॉमन मिस्टेक पे बात करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा बिगिनर्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब उन्हें डेटा साइंस सीखना होता है, तो वो हर चीज़ को फ़ास्ट करना चाहते हैं। वो पाइथन, मशीन लर्निंग, सीक्वल, बिग डेटा वो सबको एक साथ करना चाहते हैं। यानी कि वो किसी भी एक चीज़ पे अपना फ़ोकस सही तरीके से नहीं लगाते हैं। उससे क्या होता है कि उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने में ध्यान जाता है, जिससे कि वो एक चीज़ को सही से नहीं सीख पाते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये चीज़ बहुत हार्ड है और वो बीच में ही डेटा साइंस को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा 2026 में अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं पाइथन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पाइथन ही आपका डेटा साइंस का सबसे बड़ा बेस है। पाइथन के बिना आप इसमें डेटा साइंस में कुछ भी नहीं कर पाओगे और आप कन्फ्यूज़ रहोगे। तो पाइथन सीखने में मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाऊँगा और पाइथन में मुझे क्या सीखना है, पाइथन में मैं डेटा टाइप्स सीखूँगा, ऑपरेटर्स सीखूँगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप यानी कि लूप सीखूँगा। लेकिन मैं जो ऊप्स है, यानी कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स वो नहीं सीखूँगा क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर साइड में ज़्यादा है और हमें पाइथन सिर्फ़ एक डेटा साइंस के लिए जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, डेटा को क्लीन कर सकें, हमको बस इतनी ही आनी चाहिए। और अगर मैं एक बिगिनर की तरह स्टार्ट करूँगा, तो मैं पहले दिन से 7 से 8 घंटे नहीं लगाऊँगा सीखने के लिए। मैं सिर्फ़ दिन का 2 घंटे या 3 घंटे ही दूँगा पाइथन को स्टार्ट करते टाइम और जैसे-जैसे मेरी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी बेसिक्स की ओर, वैसे-वैसे मैं अपना टाइम बढ़ाता जाऊँगा लर्निंग का। क्योंकि एक बार आपका कोडिंग लैंग्वेज से और टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो किसी चीज़ को सीखने में, तो आप थोड़े टाइम के बाद आपको फटीग होने लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है और आपको ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको सबसे पहली एडवाइस दूँगा कि आप पाइथन सीखना स्टार्ट करिए, उसका बेस तैयार कीजिए, लेकिन आप 2 या 3 घंटे से ही स्टार्ट कीजिए। फिर 1 वीक या फिर 10 दिन के बाद जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तब आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाते जाइए। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि सीखते टाइम मैं सिर्फ़ वीडियोज़ को कंज़्यूम ना करूँ, मैं उनको प्रैक्टिकल भी करता जाऊँ, उन पे छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स बनाता जाऊँ, ताकि मुझे प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होता रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम वीडियोज़ देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम ब्लैंक वीएस कोड ओपन करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें बनाना क्या है। तो मैं सिर्फ़ वीडियोज़ को कंज़्यूम नहीं करूँगा, मैं साथ के साथ उसको प्रैक्टिकल करता जाऊँगा और छोटे एप्लीकेशंस बनाता जाऊँगा। तो उससे क्या होगा कि मेरी पाइथन पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी, मेरे डाउट्स भी क्लियर होंगे और मुझे कॉन्फिडेंट भी लगने लगेगा। जब पाइथन मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है डेटा साइंस की, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और वो डायरेक्टली ही नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न पे जाते हैं। लेकिन मैं पाइथन सीखने के बाद जो चीज़ सीखना स्टार्ट करूँगा, वो करूँगा वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग डेटा साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है डेटा को कलेक्ट करना आना चाहिए। और वेब स्क्रैपिंग ही ऐसी स्किल है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो एपीआई से, जेसन फाइल से और आप स्क्रैप करते हो इंटरनेट से डेटा को। तो मैं वेब स्क्रैपिंग को सीखने में टाइम लगाऊँगा और पर्सनली बहुत सारी वेबसाइट्स को स्क्रैप करूँगा और उनके प्रोजेक्ट्स को मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा और लिंक्डइन पे भी शेयर करूँगा। जिससे कि मेरी विजिबिलिटी भी बढ़ती रहे और मेरी प्रैक्टिस भी होती रहे पाइथन की कोडिंग को लेकर भी। वेब स्क्रैपिंग सीखने के बाद जो अगला पॉइंट होगा उसमें मैं नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न को सीखूँगा क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट करना और डेटा को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट डेटा क्लीनिंग के आप एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको डेटा को समझना, डेटा को क्लीन करना और डेटा को एनालाइज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और वो आप नमपाई और पांडास की वज़ह से करोगे और उसके बाद आपको चार्ट्स देखना अच्छे से आना चाहिए जैसे कि हिस्टोग्राम, पेयर प्लॉट इस तरह के चार्ट जिसको आप मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न में बनाओगे, जिससे कि आपको डेटा को एनालाइज़ करने में आसानी होगी और फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलम्स को ड्रॉप करना है और कौन से कॉलम्स को रखना है आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए। जब मेरा नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न हो जाएगा,
तो उसके बाद जो मेरा कोर फ़ोकस होगा वो होगा मशीन लर्निंग पे। और मशीन लर्निंग में आपको सब कुछ नहीं सीखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स है जिसको आपको समझना है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, टाइम सीरीज, सीएनएन। ये सबसे इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है जो आपको आने चाहिए। हर इंटरव्यू में इनके बारे में पूछा जाता है, स्पेशली लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। और अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इनको सीखने के लिए हमको मैथ्स भी आनी चाहिए। तो मैथ्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप मशीन लर्निंग को सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी मैथ्स आनी चाहिए और वो हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड में कौन-सी मैथ्स यूज़ हुई है और किस तरीके से हुई है। बाकी काम हम कोडिंग से करते हैं मॉडल डॉट फिट का यूज़ करके, जिसमें हम scikit-learn को इम्पोर्ट करते हैं और फिर मॉडल को उसमें डिप्लॉय करते हैं। और उसके बाद आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए। डीप लर्निंग में 2 सबसे इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ज़्यादातर चैटबॉट्स और चैट में काम आता है और दूसरा है न्यूरल नेटवर्क्स जो कि इमेज जनरेट और वीडियो जनरेट करने में काम आता है जिसको आजकल जेन एआई भी बोला जाता है। मशीन लर्निंग के समय जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो करेंगे साइकिट लर्न को, लेकिन डीप लर्निंग को सीखने के लिए हमको एक ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिसमें हम टेंसरफ्लो को यूज़ करेंगे और जो कि केरस है वो टेंसरफ्लो की एक एपीआई है। हम पाइटॉर्च को नहीं सीखेंगे। दोनों में से आप अगर पाइटॉर्च को सीख रहे हो डीप लर्निंग के लिए तो आपको टेंसरफ्लो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेंसरफ्लो सीख रहे हो तो आपको पाइटॉर्च की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बिग डेटा को सीखना है, जिसमें आप पाई स्पार्क को सीखोगे जो कि अपाचे स्पार्क के ज़रिए काम में आएगा। और उसके बाद आपको सीक्वल सीखना होगा। सीक्वल आप माई सीक्वल या फिर सीक्वल या पोस्टग्रेस सीक्वल से कोई भी एक सीक्वल को सीख सकते हो। लेकिन ये जो सब मैंने बताया इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पाइथन है। आपको बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और उसके बाद वेब स्क्रैपिंग पे आपको बहुत अच्छे से फ़ोकस करना होगा क्योंकि वेब स्क्रैपिंग ही आपकी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं, अगर आपका पाइथन का बेसिक बहुत अच्छा है, तो बाकी की सब चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना गिटहब का पोर्टफोलियो बनाना होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आप मेरा गिटहब चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और सारे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको उनको स्टडी करके आपको जो डेटा सेट है वो चेंज करना है। आप केगल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर वेब स्क्रैपिंग से खुद का डेटा बना सकते हो। मेरे प्रोजेक्ट्स के डेटा को आपको चेंज करना है और आपको सेम तरीके से उन चीज़ों को नहीं बनाना है और आपको एनालिसिस करके आपके गिटहब पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फॉर्ज पे जाना है। फॉर्ज में जाने के बाद जॉब सिमुलेशन का एक प्रोजेक्ट अपने आप से करना है, जिसमें आप एआई का यूज़ इतना नहीं करोगे, क्योंकि जॉब के टाइम एआई का यूज़ और गूगल का यूज़ करना सही अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग फेज़ में एआई का यूज़ करना बहुत गलत है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत सिंटैक्स भूल जाते हो और उसके लिए आप एआई का यूज़ करते हो तो बहुत सही है, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग के लिए या फिर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जल्दी से एआई पे मत जाइए। आप थोड़ा-सा अपना टाइम लगाइए उसको सीखने में, अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर से उसको करिए। लेकिन डायरेक्ट एआई पे जाके आपको उस चीज़ को सॉल्व मत करिए क्योंकि ये चीज़ आपको आपके ग्रोथ को रोकेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिसके लिए मैंने एक बुक बताई थी, इसका नाम है एज द डेटा साइंस इंटरव्यू। ये बुक आपको बहुत काम आएगी फंडामेंटल्स को सीखने में कि एक डेटा साइंस का इंटरव्यू होता कैसे है। तो ये जो बात थी, वो थी कि मैं 2026 में डेटा साइंस को सीखूँगा कैसे? इसके लिए आप यूडेमी कोर्सेरा के, आईबीएम के कोर्स या फिर यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी गाइडेड प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे सीखते टाइम। तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप जब सीखोगे तो आप सिर्फ वीडियो को कंज़्यूम करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूँगा कि आप कोई भी सस्ते से सस्ता कोर्स भी यूडेमी पे लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, लर्निंग करना। तो डेटा साइंस की स्किल्स सीखने के बाद अब जॉब के लिए आप कैसे अप्रोच करोगे? तो सबसे पहले आपका लिंक्डइन कंप्लीट होना चाहिए और आपका गिटहब उसमें आपके अच्छे से प्रोजेक्ट अपलोड होने चाहिए और आपका गिटहब अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनको टाइम से टाइम आप लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए ताकि आपकी विजिबिलिटी लोगों में और जॉब सर्च में बढ़ेगी। और लिंक्डइन पर आपको उन लोगों को ही ऐड करना स्टार्ट करना है, जो लोग डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल्स कर रहे हैं कंपनियों में। आप रैंडमली किसी को भी
कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजिए और ना ही उनको एक्सेप्ट करिए। उससे क्या होगा कि आपका सिर्फ़ कनेक्शन नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो रियल लाइफ़ में आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ऐड करना है हमारे लिंक्डइन पे, जो एक अच्छी पोज़ीशन पे है, जो हमारे वर्क से रिलेटेड है, ताकि हमें फ्यूचर में अगर कोई रेफरल लेना हो या फिर उनसे कुछ बात करनी हो अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो हम आसानी से कर सकें। उसके बाद आपको जॉब के लिए कहाँ पर टारगेट करना है, आपको अगर यूरोपियन कंपनीज़ या फिर यूएसए बेस्ड कंपनीज़ पसंद है, स्टार्टअप्स या फिर कुछ भी, तो आप वहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारी रिमोट जॉब्स की वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं साउथ ईस्ट एशिया को सबसे ज़्यादा टारगेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब लेना कंपेयर टू यूएसए और यूरोप थोड़ा ईज़ी है, ख़ास करके इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में, और अगर आप चाहें तो सिंगापुर में भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है, कंपनीज़ बहुत सारी है और वर्कर्स की शॉर्टेज है। जो एआई का बढ़ता हुआ रोल है, उसकी वजह से डेटा रोल्स का जो नंबर है, वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी 2026 और 27 में आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप जितना जल्दी इन कंट्रीज़ में आप ट्राई करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने डेटा साइंस स्टार्ट नहीं किया है, 2026 एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है डेटा साइंस को स्टार्ट करने की, और बाकी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहिए। आप 100% डेटा साइंस में जॉब मिल सकती है, फ्रेशर्स को भी जॉब मिलती है, लेकिन राइट अप्रोच के साथ जॉब लेनी होती है। आप रैंडमली अप्लाई करेंगे तो जॉब मिलने के चांस कम रहते हैं। और जितने भी जॉब्स आप देखते हैं जहाँ पर आपको 2 ईयर, 3 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा जाता है, वो सिर्फ़ एक प्री टेम्पलेट होती है जो कॉपी पेस्ट की जाती है जॉब हायरिंग के समय। आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और जिन लोगों ने डेटा साइंस स्टार्ट कर दिया है और उन लोगों को अब बीच में ऐसा लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा या फिर वो कहीं पर कन्फ्यूज़ है और उनको ये बहुत हार्ड लग रहा है, वो जब भी यूट्यूब पे जाते हैं उनको नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है। तो आप थोड़ा यूट्यूब और इंस्टाग्राम को देखना कम कीजिए और अपने आप पे फ़ोकस कीजिए। आपने जो चीज़ स्टार्ट की है उस इस चीज़ को कंप्लीट करिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने उस चीज़ को कंप्लीट किया था। आप 100% उस चीज़ को कर सकते हो। बस आपको एक राइट अप्रोच के साथ और सही समय आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए। आप शॉर्टकट मत ढूँढिए किसी भी चीज़ को करने का, क्योंकि शॉर्टकट से आप टेम्परेरी टाइम के लिए तो आपको चीज़ हो जाएगी, आपका कोई प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको काम नहीं देगा। उससे अच्छा है आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा-सा हार्ड वर्क करिए, लॉन्ग टर्म आपका थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप नीचे मेरा एक टॉपमेट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली 1 टू 1 कॉल करके बात कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।